students, welcome to ABC classes online. I am Soma ma'am. Today's lecture is on prokaryotic cell. This is our third lecture on the bacterial cells और prokaryotic cells. मैंने आपको पिछले बार में बताया था कि प्रोकैरियोट का लेक्चर सिर्फ सुपरफिशियली पढ़ने से हमें काम नहीं चलेगा, क्योंकि जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें मिलेंगे उनको बनाने के लिए डेप्थफुली और बहुत अच्छे से प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरियल सेल को हमें जानना है। तो पिछले लेक्चर में हमने बैक्टीरियल सेल के बारे में बहुत कुछ बातें की थी कि बैक्टीरियल सेल कैसा होता है, इसके न्यूक्लियस कैसे होते हैं, इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या क्या होते हैं, सब कुछ हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे बात करेंगे शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया। तो एनसीईआरटी में आपको शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया का एक अलग से आपको पूरा कॉलम दिया हुआ है जिसमें शेप और साइज दोनों दिए हुए हैं। तो शेप और साइज के बारे में मैंने यहाँ पिक्चर नहीं बनाया क्योंकि वीडियो लेक्चर में उतना कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो आप फिगर और पिक्चर एनसीईआरटी से फॉलो करेंगे। तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल को शेप ऑफ बैक्टीरिया को हम चार भाग में बांट सकते हैं। बेसिकली चार तरह के बैक्टीरियल शेप होते हैं। कौन कौन? तो अगर रॉड लाइक होगा तो उसको हम लोग कहेंगे बैसिलस, अगर स्फेरिकल होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कॉकस, अगर कॉमा शेप होगा तो उसको हम लोग कहेंगे विब्रियो, और अगर स्पाइरल होगा तो उसको हम लोग कहेंगे स्पाइरिलम। ठीक है, तो मेनली बेसिकली चार तरह के शेप के बैक्टीरिया होते हैं: रॉड शेप, स्फेरिकल शेप, कॉमा शेप एंड स्पाइरल शेप। ठीक है, दैट इज बेसिलस, कॉकस, विब्रियो एंड स्पाइरिलम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब अगर दो बैक्टीरिया आपस में जुटे होंगे स्फेरिकल शेप के तो उनको कह देंगे डिप्लोकॉकस, तीन स्फेरिकल शेप के साथ में जुड़ेंगे उनको कहेंगे ट्रिप्लोकॉकस, चार जुड़ेंगे टेट्राकॉकस एंड सो ऑन। ठीक है, अब इन चारों के अलावा भी कुछ ऐसे बैक्टीरियल शेप एंड साइज हमको देखने को मिलते हैं जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बैक्टीरिया की टेंडेंसी होती है कि कॉलोनीज बना के रहते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ज़्यादातर बंच के रूप में वो रहते हैं। तो अगर बैक्टीरिया एक दूसरे से ज्वाइन करके बंच के रूप में अगर दूर से देखने पर क्यूब जैसा लगे तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? तो when the bacteria join together to form cube-like structure, then it is known as Sarcina. ठीक है, when the bacteria join together and it looks like a cube, then it is known as Sarcina. ठीक उसी तरह when the bacteria join together to form the bunch of grapes, अगर ये दूर से देखने पर अंगूर के गुच्छों की तरह लगे, bunch of grapes की तरह लगे, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? तो उनको कहेंगे स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस। और अगर बैक्टीरिया चेन की तरह देखने में हो या चेन की तरह आपस में अरेंज हो लीनियरली, देन दैट अरेंजमेंट इज नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, समझ में आ गया? तो चार बेसिक शेप्स जो होते हैं उनके क्या क्या नाम है समझ में आया। स्पेशल अरेंजमेंट तीन हमने आप जाना कि अगर बंच के रूप में होंगे, क्यूब जैसे लगेंगे तो उनको कहेंगे सार्सिना, अगर ग्रेप्स की तरह बंच के रूप में होंगे तो उनको कहेंगे स्टेफाइलोकोकस, और अगर चेन के रूप में होंगे तो उनको कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी के लाइन को फॉलो करेंगे, लाइन बाय लाइन उसके एक एक वर्ड को जानने की कोशिश करेंगे। मैं शुरुआत से बोलती आ रही हूँ, फिर कह रही हूँ कि एनसीईआरटी इज आवर होली बुक। ठीक है, अगर आप जो भी ग्रंथ को मानते हो, जो भी आपका धर्म हो, तो एनसीईआरटी आपका जो है बिल्कुल वो होली बुक के तरह है जिसको आपको पढ़ना है। लेकिन इसके लाइन में बहुत सारी बातें छुपी रहती हैं जिसको एक मेंटर ही क्लियर कर सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट, all prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except mycoplasma। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि हर एक प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ एक सेल वॉल होता है और साथ ही कैप्सूल का लेयर होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्श कंडीशन, फ्रॉम द एडवर्स कंडीशन। ठीक है, ये हम लोगों ने बात की थी पिछले वीडियो लेक्चर में। लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा प्रोकैरियोट है जिसके
सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वॉल नहीं पाया जाता। यही कारण है कि माइकोप्लाज्मा को ये यूनिक बनाता है। क्या यूनिक बनाता है? तो माइकोप्लाज्मा इज द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन चेंज देयर शेप एंड साइज। ठीक है, ये अपने शेप और साइज को चेंज कर सकता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज जोकर ऑफ द सेल। यही कारण है कि माइकोप्लाज्मा को हम लोग जोकर ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप को विभिन्न रूपों में कन्वर्ट कर सकता है, इसीलिए इसको जोकर से तुलना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि ये है माइकोप्लाज्मा का ये आपको फिगर है जिसे आपको बनाना है। वीडियो को पॉज करके इस फिगर में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले जिसमें कोई भी सेल वॉल हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, और 3 लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन है। 3 लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और क्या दिख रहा है? तो अंदर में साइटोप्लाज्म देखने को मिल रहा है, सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, ये डीएनए है। ठीक है, सॉल्युबल आरएनए है और राइबोसोम है। तो राइबोसोम इज द ओनली सेल ऑर्गेनेल व्हिच प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, जो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो इसके अंदर द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो है फ्लूइड इनसाइड द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। अब जो है बहुत ही यूनिक और आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसके सेल मेम्ब्रेन में, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता, लेकिन इसके सेल मेम्ब्रेन की एक खासियत होती है। ठीक है, वो खासियत क्या है कि प्रेजेंट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्टेरॉल। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा द सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइकोप्लाज्मा हैव हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्टेरॉल व्हिच मेक इट ऑस्मोटिकली रेसिस्टेंट, जो इसको ऑस्मोटिकली रेसिस्टेंट बनाती है। देन व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोटिकली रेसिस्टेंट पार्टिकल और व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोटिकली रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म? क्या होता है ऑस्मोटिकली रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म? इसके बारे में समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, बायो को समझने के लिए हमारा जो डेली लाइफ है उसको कोरिलेट करके अगर हम समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमारे घर में अचार बनते हैं, हमारे घर में जैम की शीशियाँ आती हैं, तो अचार या जैम, अचार में नमक बहुत अमाउंट में दिया जाता है और जैम में सिरके की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और नमक हो या सिरका हो, ये दोनों ही क्या होते हैं? बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देते बिकॉज ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अचार में नमक का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ नमक वेयरएज लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक उसी तरह जैम में क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ सिरका, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस इज फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यही कारण है कि जब बैक्टीरिया अचार के अंदर या जैम के अंदर ग्रो करने की कोशिश करती है, तो चूंकि वहाँ उस मीडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाई है विथ रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया, तो क्या होगा? द बैक्टीरियल सेल से जो है वो फ्लूइड किस तरफ मूव करना चालू करेगा? जैम या अचार की तरफ, जिस कारण से बैक्टीरियल सेल क्या होंगे? श्रिंक कर जाएंगे। यही कारण है कि बैक्टीरिया नेवर ग्रो इन द जैम और आवर डेली यूज पिकल। ठीक है, तो लेकिन माइकोप्लाज्मा के साथ क्या खासियत है? माइकोप्लाज्मा के पास अपना हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल रहता है, जो अपने सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ वो क्या करता है? घेर देता है। ये हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल रहने के कारण इसमें ऑस्मोसिस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और ये इसको ऑस्मोटिकली रेसिस्टेंट बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए और सर्कुलर डीएनए। ठीक है, एक बार इस पॉइंट से पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि हम लोग जो बैक्टीरिया को फिल्टर करते हैं, तो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर आता है मार्केट में, जिसमें अगर हम बैक्टीरियल फ्लूइड को या जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको डालते हैं, तो उस फिल्टर पेपर पर बैक्टीरिया क्या होता है? वो छप जाता है, उसमें
अटक जाता है, बैक्टीरिया उससे पास नहीं हो पाता, जिससे कि हम बैक्टीरिया को आसानी से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में ये खासियत होती है कि उस छोटे से फिल्टर पेपर के छोटे छोटे होल से भी ये क्या होता है, बाहर निकल सकता है, जो इसका यूनिक प्रॉपर्टी होता है, जो रिजेम्बलेंस किसके साथ शो करता है, फ्रॉम द विद द वायरस, क्योंकि वायरस भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो उस फिल्टर पेपर को पास कर जाता है। तो वायरस और माइकोप्लाज्मा दोनों ही बैक्टीरियल फिल्टर पेपर को पास करने में सक्षम हो जाते हैं, वो कैपेबल होते हैं। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, which of the following organism makes resemblance or take resemblance property with respect to the virus, या which of the following organism resembles the properties of the virus, then the answer is mycoplasma, because mycoplasma and virus both pass the filter paper of bacteria। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी का आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, ये पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि इसके पास अपना प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, जिस कारण से जितने भी जेनेटिकल जितने भी मटेरियल होते हैं, जीनोमिक मटेरियल होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होते हैं। इसीलिए इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए इसको ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट कि जीनोमिक डीएनए यानी कि बैक्टीरियल डीएनए को हम लोग सर्कुलर डीएनए भी कहते हैं, इसको हम लोग जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, और इसको हम लोग जीनोफोर भी कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में कुछ भी रह सकता है कि द बैक्टीरियल डीएनए इज नोन एज जीनोमिक डीएनए और सर्कुलर डीएनए और न्यूक्लियोइड और जीनोफोर, ठीक है, सब जो है वो एक ही है। बट many bacteria have smaller circular DNA outside the genomic DNA, which is known as extra chromosomal DNA। अब इन सर्कुलर या जीनोमिक डीएनए के अलावा भी कुछ सर्कुलर एक्स्ट्रा डीएनए जो है इनके बाहर भी आउटसाइड भी देखने को मिलते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि द प्लाज्मिड, यहाँ एक पॉइंट आ रहा है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड एक ऐसा यूनिक फैक्टर है जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो प्लाज्मिड के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स certain unique phenotypic characters to such bacteria। ठीक है, ये जो प्लाज्मिड डीएनए है वो कुछ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंफर्म करती है। बस ये लाइन लिखा हुआ है, आगे इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसको समझाना किसको है, इसको समझाना आपके टीचर को है। क्या फिनोटाइपिक कैरेक्टर, यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर को ये प्लाज्मिड कंफर्म करती है। तो बैक्टीरिया में भी मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, मेल बैक्टीरिया भी होते हैं, फीमेल बैक्टीरिया भी होते हैं। तब क्वेश्चन आएगा कि अगर मेल और फीमेल दोनों बैक्टीरिया होते हैं तो क्या कैन द बैक्टीरिया अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो यस, द बैक्टीरिया अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू कंजुगेशन प्रोसेस। तो कंजुगेशन के द्वारा किस तरीके से बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो जिस बैक्टीरिया में ये यूनिक प्लाज्मिड पाया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे एफ प्लाज्मिड। एफ फॉर फर्टिलिटी फैक्टर। तो मेल बैक्टीरिया के पास ये एफ प्लाज्मिड या फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है, इसीलिए हम मेल बैक्टीरिया को जो है वो F+ से डिनोट करते हैं या F+ से इंडिकेट करते हैं, जबकि फीमेल बैक्टीरिया के पास ये एफ प्लाज्मिड, ये फर्टिलिटी फैक्टर एब्सेंट होता है, लैक होता है, इसीलिए फीमेल को हम लोग F- से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो एनसीईआरटी का ये पॉइंट में कितनी बड़ी बात छुपी हुई थी जिसे इन्होंने क्लियर नहीं किया था कि द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। तो जिसमें ये कैरेक्टर पाया जाएगा
फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाएगा वो मेल होगा और जिसमें नहीं पाया जाएगा वो फीमेल होगा। ठीक है, अब प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड में क्या खासियत होती है, तो प्लाज्मिड के बारे में डिटेल पढ़ाई होगी जेनेटिकल इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में, लेकिन चूंकि जब प्लाज्मिड की बात यहाँ आई है तो इसके बारे में हम लोग जरा सा इंट्रोडक्शन जान लेंगे। प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा जेनेटिकल मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा जेनेटिकल मटेरियल होता है जो कि अगर मान लीजिए जीनोमिक डीएनए को बैक्टीरिया से निकाल लिया जाए तो बैक्टीरिया कैन नॉट बी सर्वाइव, बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकेगी, बैक्टीरिया मर जाएगी। लेकिन अगर प्लाज्मिड को हम बैक्टीरियल सेल से निकाल ले तो बैक्टीरिया कैन सर्वाइव। यही कारण है कि प्लाज्मिड को एक वेक्टर की तरह यूज करते हैं। अगर नए तरीके का कुछ बनाना है, कोई केमिकल बनाना है, नए तरीके के जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन करने हैं, उस क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से निकालकर उस जीन का रिकॉम्बिनेशन प्लाज्मिड में कर दिया जाता है और फिर उस नए जीन के साथ प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कराया जाता है फॉर द न्यू वेराइटी। ठीक है, इसी टेक्निक का यूज हम लोग करते हैं आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाने के काम में, ये आता है। जैसे जितने भी इंसुलिन अब बिक रहे हैं मार्केट में वो सभी जो है इसी जेनेटिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस से प्लाज्मिड की मदद से बनाया जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि क्यों प्लाज्मिड को हम बाहर निकालें, क्यों ना नए जीन को डायरेक्टली हम इंट्रोड्यूस करवा दें, बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट करवा दें, क्या जरूरी है प्लाज्मिड को बाहर निकालने का। इसका भी आंसर है कि अगर आपके घर में कोई अननोन व्यक्ति आता है, अननोन कोई आता है जो आपके ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाए जिसे आप नहीं जानते हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उसका नाम पूछोगे, पता पूछोगे, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, वो अननोन ही आपके लिए रहेगा तो उसको आप बाहर निकाल दोगे या बाहर का रास्ता दिखा दोगे। लेकिन वही अगर आपके घर के किसी मेंबर के साथ कोई अननोन व्यक्ति आकर ड्राइंग रूम में बैठा होता है, हो सकता है वो आपके पापा के साथ आए हो सकता है आपकी मम्मी के साथ आए हो या भैया के साथ आए हो या घर के किसी मेंबर के साथ आए हो, तो उसको आप एक तरीके से ऐसे रिकॉग्नाइज करोगे कि चलो ये जान पहचान का कोई होगा, तो उसको आप प्रणाम भी करोगे, हाय हेलो भी करोगे। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट अगर बैक्टीरिया में हम लोग कोई नया जीन डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो बैक्टीरिया के लिए वो फॉरेन पार्टिकल होगा, तो बैक्टीरिया उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा। लेकिन प्लाज्मिड उसी के सेल का एक हिस्सा है, तो प्लाज्मिड के साथ अगर हम नए जीन को इंट्रोड्यूस कराकर उसके बाद हम बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करेंगे तो बैक्टीरिया क्या करेगी, बैक्टीरिया कैन एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ न्यू रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, यही कारण है कि प्लाज्मिड को एक वेक्टर की तरह यूज करते हैं और जेनेटिकल इंजीनियरिंग में इसका बहुत वास्ट फील्ड होता है, जिसके बारे में जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तब चर्चा होगी। लास्ट पॉइंट, आज के टॉपिक का लास्ट पॉइंट है वन सच कैरेक्टर इज रेसिस्टेंस टू एंटीबॉडी। इस कैरेक्टर के कारण हमारी बॉडी एंटीबॉडी के लिए रेसिस्टिविटी शो करने लगती है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स है मेडिकल साइंस के लिए कि जो भी अभी तक बने हुए एंटीबॉडीज हैं उन्हीं पर हम लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं से हमारी बॉडी को जो है रेसिस्टिविटी मिल रही है, उन्हीं से हमारे डिजीज को ठीक करने का काम किया जा रहा है। एक ही एंटीबॉडी बहुत सारे डिजीज में चलाई जाती है, तो अगर एक एंटीबॉडी आप बहुत दिनों तक यूज करोगे तो उस एंटीबॉडी के लिए आपकी बॉडी रेसिस्टिविटी शो करने लगती है। ठीक है, जिस कारण से बहुत दिनों के बाद वो एंटीबॉडी कारगर सिद्ध नहीं होती आपके बॉडी के लिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर एंटीबॉडीज यूज नहीं करते, उसके बावजूद उनकी बॉडी एंटीबॉडी को रेसिस्टिविटी, एंटीबॉडी के लिए रेसिस्टिविटी शो करती है। इसके पीछे कारण है खान पान। ठीक है, अगर हम लोग पोल्ट्री प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे अगर अंडा खाते हैं, अगर हम लोग पोल्ट्री चिकन खाते हैं, अगर हम लोग रॉ मीट खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, तो होता क्या है, तो जितने भी एनिमल हस्बेंड्री में इनका यूज होता है तो उनमें एनिमल को या चिकन को या हेन को क्या किया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री में ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो तो उनको इंजेक्शन लगाया जाता है एंटीबॉडीज़ का। तो इनडायरेक्टली जब हम उनको फूड के रूप में यूज़ करते हैं तो वो
हमारे बॉडी में भी उस एंटीबॉडी के लिए रेसिस्टिविटी जनरेट हो जाती है। या अगर हम लोग बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में आना जाना करें या हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट रहे, उसके बाद भी घर आने के बाद हमारे बॉडी में एंटीबॉडी के लिए रेसिस्टिविटी जो है वो जनरेट हो जाती है, जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। बहुत सारे डिजीज में जल्दी से रिकवरी इस कारण से नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। प्रोकैरियोट के बारे में आज हम लोग बहुत कुछ जाने। माइकोप्लाज्मा एक इतना यूनिक ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। क्या क्या इसकी यूनिकनेस है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। हम लोगों ने प्रोकैरियोट बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में, शेप के बारे में जाना और प्लाज्मिड के बारे में जाना। अब अगले वीडियो लेक्चर में इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये फिगर आपको एनसीईआरटी से जरूर बना लेना है। और अभी तक का जो भी प्रोकैरियोट पे वीडियो लेक्चर आए हैं उन सबको आपको एक जगह नोटबुक में लिखना है।